स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त ही होंगे। जैसे कि आप जान रहे हो, हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम YouTube के ऊपर लेक्चर्स रख रहे हैं। और हमने अभी तक 4 लेक्चर्स चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट कर लिए हैं। एक मैंने JEE नीट का भी लेक्चर रखा जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाया। आज हमारा इस चैप्टर का ये 5वां लेक्चर है। दिस इज द 5th लेक्चर जो आज से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि प्रीवियस लेक्चर में यानी कि हमारे चौथे लेक्चर के अंदर हम लोग ने पैकिंग एफिशिएंसी को कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि क्यूबिक यूनिट सेल के पैकिंग एफिशिएंसी कितने होते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम लोग याद करें तो हमने 3 यूनिट सेल होते हैं क्यूबिक के। वो होता है एक तो सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड एंड तीसरा होता है फेस सेंटर्ड। उसमें सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी अगर किसी की हो तो वो है सिंपल क्यूबिक, और सबसे हाईएस्ट अगर पैकिंग एफिशिएंसी किसी की हो तो वो होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहती है तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा और उनमें एम्प्टी स्पेस सबसे कम रहेगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना। तो कल के टॉपिक आपने रिवाइज तो जरूर किए होंगे, अगर ना किए हो तो पहले रिवाइज कीजिए और फिर इस टॉपिक पर आइए। अब आज हम लोग जो टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और जो कंप्लीट करेंगे आज के इस लेक्चर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें जब आप टेक्स्ट बुक को खोलकर पढ़ोगे तब आप ये देखोगे कि उन टॉपिक को सिर्फ पढ़ने से ही आपको समझ में नहीं आएगा। आपको एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना होगा। तो अब आप पूरे फोकस्ड हो जाइए मेरे लेक्चर के ऊपर। आंख आपके, कान आपके और दिमाग सब खुले रखिए और लेक्चर पे पूरा फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हम 3D स्ट्रक्चर्स देखेंगे आज, और उन 3D स्ट्रक्चर्स में से हम थियरी समझेंगे। जो आप टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो आप समझ में नहीं आपको आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो भी यूनिट सेल होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पैकिंग कैसे होते हैं, चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले एक टर्म आपको समझना है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या समझना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखिएगा, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और टचिंग एटम टू एनी अदर कंस्टिट्यूएंट एटम इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? टचिंग एटम कितने। समझते हैं एक एग्जांपल को लेकर। समझिए जैसे कि यहां पर ये एक एटम और ये 2 एटम है, ऐसे ये 2 एटम है यहां पर। ठीक है, अगर इसके आगे भी एक एटम है और यानी कि यहां पर भी एक एटम है और यहां पर भी एक एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? पहले तो ये समझिए इसके आसपास में इसको टच होने वाले एटम कितने हैं। इसके आसपास में आगे आगे पीछे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे टच होने वाले कितने एटम्स हैं, वही उसके कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, वही उसको अपने को बताएंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका डेफिनेशन यहां पर बहुत सिंपल सा है कि कोई भी एटम के आसपास में कितने एटम उसको टच कर रहे हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। दैट विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1D का देखते हैं। 1D यानी कि 1 डायमेंशनल। इसको समझने के लिए आप देखिए हमने क्या किया, एटम को एक लाइन में अरेंज कर दिया। यहां पर एक एटम, 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने बहुत सारे एटम्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया है। आप इसके उदाहरण के तौर पर ले सकते हो। एक समझ लो कि स्कूल में जब अपने मास पीटी होता है तो उसमें सिर्फ मान लो कि सारे स्टूडेंट्स एक ही लाइन में खड़े हैं, तो वो 1D का एग्जांपल आप यहां पर समझने के लिए ले सकते हो। ठीक है, 1D के लिए आप समझ सकते हो। आप समझ सकते हो कि वो जो सारे स्टूडेंट एक लाइन में खड़े हैं, वो हर एक स्टूडेंट एक एटम का काम कर रहा है। तो एक स्टूडेंट के पीछे दूसरा स्टूडेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, वही यहां पर काम कर रहा है 1D का। तो मैंने यहां पर ये वाले एटम को सिलेक्ट कर लिया। अब आप पूरी लाइन में आप कोई भी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कीजिए, तो वो स्टूडेंट के ऊपर कोई स्टूडेंट नहीं है, नीचे कोई नहीं होगा, करेक्ट, राइट लेफ्ट कोई नहीं होगा, बस वो स्टूडेंट के आगे एक स्टूडेंट होगा और पीछे एक स्टूडेंट होगा। अ क्यू ऑफ लाइन और अ क्यू ऑफ पीपल, ठीक है ना, अ क्यू ऑफ स्टूडेंट। एक लाइन में जैसे खड़े रहते हैं लोग, वो समझ लो आप। तो इस एटम के आगे एक एटम है और पीछे एक एटम है, तो इसको टच होने वाले 2 एटम्स हैं। तो
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि Cn बन जाएगा 2। कितना बन जाएगा 2। ठीक है, फिर ये तो 1D की बात है। 2D में क्या होगा, तो 2D को समझने के लिए मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं अब देखिए। ठीक है, कि जैसे मेरे पास पहली ये सीरीज है एटम की, ठीक है, ऐसे मैंने यूं 4 एटम लिए। अब उस सीरीज के एग्जैक्ट नीचे एक और लाइन आ रही है। ठीक है, फिर इसके एग्जैक्ट नीचे एक और एटम की लाइन आ रही है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब उसमें आप कोई भी एक एटम को सिलेक्ट करो। मान लो आपने ये वाले एटम को सिलेक्ट कर लिया, तो ये वाले एटम को सिलेक्ट करने पर इसके ऊपर वाला ये वाला एटम उसको टच कर रहा है, ये बन जाएगा एटम नंबर 1। ये वाला एटम उसको टच कर रहा है, ये बन जाएगा एटम नंबर 2। ये वाला उसको टच कर रहा है, ये बन जाएगा एटम नंबर 3। और ये वाला एटम उसको टच कर रहा है, ये बन जाएगा एटम नंबर 4। तो कुल मिलाकर इसके आजू बाजू में 4 एटम उसको टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा 4। कितना बनेगा 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनेगा। अब ये जो एक एग्जांपल है 2D पैकिंग का, उसको बोलते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग, तो इसको 2D स्क्वायर पैकिंग क्यों बोलते हैं, इसके न्यूक्लियस वाले इसके सेंटर पार्ट को आप टच करवाओ यूं तो ये स्क्वायर जैसा बन रहा है कि नहीं, ये स्क्वायर जैसा बन रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। क्या बोलेंगे, 2D स्क्वायर पैकिंग। अब इसी में एक और एग्जांपल है, वो है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। याद रखना 2D में क्या होगा, 2D में एटम के लेयर के ऊपर एक लेयर आएगा, नीचे और भी लेयर्स आ सकते हैं, ऊपर भी 2-3 लेयर आ सकते हैं, नीचे भी 2-3 लेयर आ सकते हैं, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे पीछे लेयर नहीं आएंगे, आगे पीछे लेयर्स नहीं आएंगे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे 2D, यानी कि इसमें 2 डायमेंशंस हो। ठीक है, यस। अब 2D में हेक्सागोनल में देखते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक एटम का लेयर ले लिया बच्चों, हमने यहां पर एक एटम का लेयर लिया, लेकिन इनके बीच में ये जो गैप क्रिएट हो रही है, तो सेकेंड लेयर उन गैप्स में भर रहा है, सेकेंड लेयर उन गैप्स में भर रहा है बच्चों। ठीक है, यस। यहां पर आप देखिएगा जरा ध्यान से, जब आप इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाते हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, गिनते हैं। हम कोई भी एक एटम को कंसीडर करते हैं, मान लो हमने ये वाले एटम को कंसीडर कर लिया, और ये वाले एटम में क्या होगा, इसको टच होने वाले कितने एटम्स हैं, अगर हम इसको जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका। ठीक है, तो इसको ये वाला एटम ये वाला टच कर रहा है, 2 ऊपर के टच हो रहे हैं, ये बाजू वाला 3rd, इस बाजू वाला 4th, नीचे वाले ये दोनों एटम उसको टच कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम इसको टच कर रहे थे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा बच्चों 6 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पैकिंग को क्या बोलते हैं, आगे वाले के पैकिंग को हम लोग स्क्वायर पैकिंग बोल रहे थे, क्योंकि यहां पर एक स्क्वायर बन रहा था बच्चों। क्या बन रहा था, स्क्वायर बन रहा था। तो यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर अगर आप इसके सेंटर्स को जोड़ लोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके सेंटर्स में जब आप जोड़ लोगे तो क्या होगा, देखिए ये 1 2 को जोड़ लिया, यहां पर 3 से 4 से 5 से और 6 से, तो यहां पर ये हेक्सागोन बन गया है, इसलिए इसका नाम दिया है हेक्सागोनल पैकिंग। इसका नाम दिया है हेक्सागोनल पैकिंग। तो यहां पर 2D स्क्वायर पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, 2D हेक्सागोनल पैकिंग का 6 आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 3D पैकिंग देखते हैं। 3D पैकिंग में हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल में ए डॉट 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 पैटर्न आएगा, दूसरे एग्जांपल में ए बी पैटर्न आएगा, तीसरे एग्जांपल में ए बी और सी ऐसे पैटर्न आएगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ए पैटर्न लेते हैं, ए इनफाइनाइट पैटर्न लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, आपको क्या करना है, एटम का लेयर ले लेना है, एक ले लिया एटम का हमने लेयर, उसके यहां पर बाजू में एक और लेयर, पर फिर नीचे तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर एक आपको गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, तो यहां पर ए जो है बच्चों, यहां पर ये जो पैटर्न है वो ए पैटर्न है, और ए पैटर्न कौन सा है यहां पर, तो वो क्या बन रहा है यहां पर, तो ध्यान से देखना, इसके ए के पैटर्न के एग्जैक्ट ऊपर दूसरे लेयर्स आ रहे हैं एटम के, आप समझेंगे नहीं, और वो भी कौन से पैटर्न था, ए पैटर्न का ही था, यानी कि एटम्स का जो लेयर था एग्जैक्ट उसके ऊपर लेयर आया, समझेंगे नहीं आप, एटम के लेयर के एग्जैक्ट ऊपर आया, उसके बीच में नहीं आया, उनके बीच में जो स्पेस बन रहा है वहां पर नहीं आया। तो क्या हुआ, यहां पर ये जो एटम्स थे उनके ऊपर ये दूसरे एटम्स है जिसको मैंने यहां पर ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया, और पूरे बड़ा स्पॉट नहीं बनाया, वरना वो इस पूरे ब्लू को कवर कर लेता तो आपको समझ में नहीं आता। समझने के लिए यहां पर मैंने एटम्स को उसके एग्जैक्ट ऊपर पूरे लेयर को बिछा दिया मैंने यहां पर,
तो ये 2D बन गया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन के निकलेगा, वो होगा 6। क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर बनेगा 6। आप समझ भी सकते हो कैसे, चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने क्या किया, मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, जरा ध्यान से देखना कि आपने ये ब्लू वाले एटम को ले लिया, ठीक है, उस ब्लू वाले एटम को जरा ध्यान से देखना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे 6 आया, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्लू वाला एटम है उसके ऊपर ये वाला एटम आया 1, ठीक है, फिर ये वाला एटम इधर दूसरा वाला उसको टच कर रहा है 2, ये तीसरा वाला उसको टच कर रहा है 3, ये चौथा वाला उसको टच कर रहा है 4 हो गया। अब ये ब्लू के एग्जैक्ट ऊपर एक ब्लैक वाला लेयर था, तो ये पांचवा एटम उसको टच कर रहा है, और ये ब्लू वाले लेयर के नीचे एक और लेयर होगा, तो उसका एक एटम भी टच कर रहा होगा, तो कुल मिलाकर यहां पर 6 एटम्स उसको टच कर रहे हैं। समझेंगे नहीं, चलिए समझते हैं। समझो यहां पर ये एटम का पूरा जाल है, ये सारे ब्लैक वाले एटम्स थे, उसमें मैंने एक ही एटम को सिलेक्ट किया, तो क्या होगा, उसको टच करने वाला ये वाला एटम टच एक हुआ, एक ये वाला हुआ 2, एक आगे हुआ 3, एक पीछे हुआ 4। अब इस लेयर के एग्जैक्ट ऊपर एक लेयर आएगा, तो ये जो एटम है उसके एग्जैक्ट ऊपर एक एटम होगा, वो उसको टच करेगा, ये पांचवा हो गया, और नीचे एक और लेयर होगा तो वो वाला एटम भी उसको टच करेगा, तो यहां पर ये 6 एटम उसको टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है 6। समझ में आया ना, समझिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी मजेदार टॉपिक है ये। यस, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग ने वॉइड्स के बारे में आगे ही डिस्कशन किया था, जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा था। याद रखना बच्चों, वॉइड्स का मतलब क्या होता है, एटम्स को जब हम पैक करते हैं तो बीच में, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, तो बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाती है, इन्हीं एम्प्टी स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलेंगे बच्चों, वॉइड्स। अब ये स्फेरिकल शेप के है तो वॉइड्स बनने ही वाले हैं। तो वॉइड कैसे बनते हैं, वॉइड हमें यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में 3 प्रकार के वॉइड्स को पढ़ना है। पहला जो वॉइड है उसको हम लोग ट्राइगोनल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा जो वॉइड है उसको हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं, और तीसरा जो वॉइड है उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए बनाकर देखते हैं। मैंने पहले से ऑलरेडी ट्राइगोनल वॉइड बनाया है। अगर आप इस ट्राइगोनल वॉइड को देखोगे तो ये 3 एटम से बना हुआ है, और ये 3 एटम के बीच में जो स्पेस बन रही है उसको हमने ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। समझिए टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा, बहुत ही इजी चीज है। यहाँ पर 1, 2 और 3 एटम है, ठीक है। अब ये जो लेयर है उसको उल्टा ऊपर एक लेयर लेंगे, समझे कि नहीं, यानी कि ए पैटर्न तो है, ए पैटर्न के ऊपर बी पैटर्न होगा, फिर बी के ऊपर ए होगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। यस, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक एटम आएगा यूं। देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, पे अटेंशन हियर। यहां पर ये एटम आया एक, ये 2 और ये 3। अब इसके बीच में ये वाली जो स्पेस बन रही है, 3 एटम नीचे थे, 3 एटम ऊपर आए, तो बीच में जो स्पेस बन रही है बड़ी सी, ये वाली स्पेस आपको दिख रही है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाली स्पेस जो बन रही है, अब एक मिनट, यहां पर जरा ध्यान देने की बात यह है, ये वाली स्पेस अगर आप देखोगे तो ये यहां पर बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये सबसे बड़ा वॉइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब अगर हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करेंगे तो उसमें जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये 3 एटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। ये 3 एटम्स जरा ध्यान से देखिए, 1, 2 और ये 3 एटम, बीच में ये जो स्पेस है वो वॉइड का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर ये क्या है, ट्राइगोनल वॉइड है। अब आप उस वॉइड के एग्जैक्ट ऊपर एक एटम रख दोगे, वॉइड के एग्जैक्ट ऊपर एक एटम रख दोगे, तो ये बीच में जो स्पेस बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और यहां पर 6 एटम से बना हुआ जो वॉइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसे 3 प्रकार के वॉइड बन गए। अब हम देखते हैं कि जब हम 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं इनका, ठीक है, याद रखना यहां पर जो ए होगा इनके लिए, किनके लिए, तो इनके लिए जो ए रहेगा वो होगा 2D, ये जो ए पैटर्न रहेगा वो रहेगा यहां पर 2D, और 2D हेक्सागोनल रहेगा बच्चों। यहां पर क्या रहेगा, 2D हेक्सागोनल, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर था वही यहां पर ए पैटर्न का काम करता है, तो उसके ऊपर बी पैटर्न आता है। जरा ध्यान से देखना, ये पूरे पैटर्न को पहले हम यहां पर छापते हैं, क्योंकि पहले ए है फिर बी है, फिर ए है फिर बी है। यानी बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो देखो, ये यहां पर मैंने इस 2D हेक्सागोनल पैकिंग का
ले लिया है और उसी को मैंने बना दिया है यहां पर एज अ ए लेयर। एक मिनट जरा देखिएगा यहां पर, ठीक है बच्चों, समझते रहना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आज का टॉपिक बहुत मजेदार है, ध्यान से देखना, स्किप मत करना। मैं कैसे डायग्राम को बना रहा हूं उसको चेक करिएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर हमने बी लेयर रख दिया, ठीक है। अब ये तो पूरा ए लेयर था, ये पूरा जो है वो ए लेयर था। अब मैं बी लेयर को इस ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूं। तो जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 2 3 तो थे, ठीक है। उसके एग्जैक्ट ऊपर मैंने एक एटम रख दिया, तो उसके बीच का क्या बनेगा, उसके बीच में जो स्पेस है बन जाएगा टी, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड। प्यारे बच्चों समझे कि नहीं। फिर इनके 1 2, ये 1 2 और 3, इनके ऊपर मैंने एक रख दिया, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर भी एक रख दिया, और ये बीच में जो स्पेस बन रही है, ये बीच में जो स्पेस बन रही है ये वाली, वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ओ, ये बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड टी, ठीक है। हम आगे भी देख सकते हैं, पूरा लेयर आगे भी देख सकते हैं, ये रहा एक लेयर, ठीक है। फिर क्या होगा ऐसी कंडीशन में, जरा ध्यान से देखिए क्या होगा यहां पर। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये यू रहेगा, ये यू बनेगा, ठीक है। फिर यहां पर ये यू बनेगा। अब यहां पर ये जो स्पेस बनी, ये जो स्पेस बनी है बच्चों, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का काम कर रहा है। हम आगे तक जाते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर ये यू आया, यहां पर ये यू आया, ठीक है, ये यू आ गया। तो ये बीच में जो स्पेस बनी, ये क्या बना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। ये क्या बना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना। अब इनमें यहां पर जो स्पेस बनेंगे, सारे जो डॉट में बना रहा हूं, वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का काम करेंगे। इज इट ओके? क्या काम करेंगे, वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का काम करेंगे। तो इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, तो इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। और यहां पर क्या होगा, 3D HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और वहां पर 3D FCC एंड CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग। याद रखना, फेस सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि उसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं, आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं? यस। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तुरंत ही ड्रॉ करिएगा, तुरंत ही ड्रॉ करिएगा। एक बार मैं रिवाइज करवा लेता हूं, फिर मैं पूरे बोर्ड को रब करूंगा, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले तो हमें यह पढ़ना है कि पैकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानेंगे। याद रखना, कोई भी एटम के आजू बाजू में और कितने एटम उस पर टच कर रहे हैं, वही उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। 1D में क्या होगा, क्यू बनेगा, तो 1D में ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 2। 2D में दो पॉसिबिलिटी है, 2D स्क्वायर पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है 4, एंड 2D हेक्सागोनल पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 6, ठीक है। फिर 3D में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है, 3D स्क्वायर पैकिंग, 3D HCP एंड 3D FCC CCP, ठीक है। FCC यानी कि फेस सेंटर्ड को हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वो क्लोज्ड है, इसलिए उनका नाम दिया है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। चलिए आगे देखते हैं, इनमें क्या किया, ए पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो एटम के लेयर्स के एग्जैक्ट ऊपर ही हमने एटम रख दिया इधर, ठीक है। तो यहां पर ये बन जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका, वो मैंने कैसे वो आता है गिनकर बता दिया आपको, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, अब इनमें क्या होगा, इनमें जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा, ठीक है। इनमें पहले मैंने क्या किया, ए पैटर्न लगा दिया, फिर ये ब्लू वाले जो बने वो बी पैटर्न बना, फिर उसके एग्जैक्ट ऊपर हम रखेंगे यू, तो वो सी पैटर्न बन जाएगा बच्चों। तो वो उसके लिए आएगा 3D FCC के लिए, और इतना जो लेयर है, इतना जो स्ट्रक्चर है, वो इसके लिए आएगा AB दैट इज 3D HCP, ठीक है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आता है, चलिए गिनते हैं, समझ लो। आपने ये वाले एटम को ले लिया, मैंने जैसे स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से एक चीज को नोट डाउन कीजिए। मैंने यहां पर क्या किया, ये वाले एटम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसके नीचे 1 2 3 एटम आ गए, ठीक है। ऊपर 3 आएंगे, 6 हो गए। इस साइड आप देखिए, इस साइड इसको टच करने वाले 1, ठीक है। फिर और भी 2 3 4 5 एंड 6 आएंगे। तो कुल मिलाकर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा, तो 12 बन जाएगा। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 12, समझ रहे कि नहीं। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, इसका हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा,
और वैसे भी इन कंपाउंड्स का क्या होगा, इन कंपाउंड्स का ऑलवेज याद रखना पैकिंग एफिशिएंसी भी हाई रहता है। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो डेंसिटी वाला टॉपिक है, लेकिन मैं पहले इसको रब कर लूं और आज मुझे डेंसिटी वाले टॉपिक को कंप्लीट ही करवाना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से एक बार बनाइए, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज का हम ये लास्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गुड सेट में यानी कि स्टेट बोर्ड की सीईटी में एज वेल एज स्टेट बोर्ड के एग्जाम में और जेडब्ल्यू नीट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला हम बनाते हैं। तो डेंसिटी की फॉर्मूला तो आप लोग 11th में पढ़े हो ऑलरेडी, जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये उसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा हमें इसके अंदर कुछ वैल्यूज को रखना होगा। तो आप याद रखिएगा, याद रखना कि एटम कोई भी यूनिट सेल होता है तो उसका रैंक क्या बताता है, तो रैंक ऑफ द यूनिट सेल वो बताएगा कि उसके अंदर एटम्स कितने हैं। तो वो कितना होगा, मान लो कि Z जितना है, कोई भी यूनिट सेल का रैंक जो है वो Z जितना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब एटम का आपको अगर मान लो कोई भी मोलर मास फाइंड करना है, क्योंकि मास आपको ढूंढना है, तो एटम का मोलर मास फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि mm इज इक्वल टू क्या आता है, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना। एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय एक एटम का मास कितना है वो करते हैं, एक एटम के मास को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, मास जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मास की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वॉल्यूम तो वी रहता है, तो मैं उसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं ला रहा हूँ, उसको वी ही लिखते हैं। चलिए अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर रखिए, चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है। तो मास हमारा क्या बना था, तो आप अगर मास को सब्जेक्ट बनाओगे तो मोलर मास था, इस वजह से मास हमको फाइंड करना है एक एटम का, ठीक है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो हम इसको क्या करेंगे, तो एक मिनट, इसको वॉल्यूम को मैं पहले कट करता हूं। आप इसको क्या करोगे, नीचे लाओगे, तो एक एटम के मास को, ठीक है, मास ऑफ द एटम इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा, यानी कि एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो मोलर मास अपॉन Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। चलिए तो ये हमको इसका मास का वैल्यू मिल गया, तो मोलर मास इंटू Na आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिवाइड बाय क्या है, तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम है। लेकिन एक यूनिट सेल में आपको ये भी तो देखना है कि एक यूनिट सेल में एटम्स भी तो होते हैं, एक थोड़ी होते हैं, ये तो सिर्फ एक एटम के लिए है। लेकिन अगर एक से ज्यादा एटम हुआ तो हम क्या करेंगे, यानी कि अगर एटम्स के कितने हैं वो जानने के लिए तो हम Z ढूंढते थे, तो हम इसको यहाँ पर Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटम या फिर रैंक ऑफ द यूनिट सेल। तो ये फॉर्मूला से आपको मिल जाएगा कि डेंसिटी क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पर हमारे ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुए हैं, ठीक है। घर पर एक बार ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, मेहनत कीजिएगा। बाकी इसमें कुछ ज्यादा उतने टफ टॉपिक नहीं है, बस लॉजिकल है, और ऐसे टॉपिक में आपको थोड़ा सा प्रेजेंट माइंडेड रहना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अभी में लेक्चर जो होता है वो 20 से लेकर 25 मिनट के लेक्चर्स, खास करके अभी मेरे 17 से लेकर 20 मिनट के लेक्चर्स थे, ठीक है। टेक्निकल लिमिटेशंस के जैसे मैं लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट रखना पड़ रहा है, और मैं एक दिन छोड़ के एक लेक्चर रख रहा हूं क्योंकि मुझे और भी स्टैंडर्ड्स के लेक्चर अपलोड करने होते हैं, ठीक है। और आपको आई होप कि ये आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। मस्त मेहनत कीजिए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, नोट्स बनाइए, और मेरी नोट्स में मैं जो कुछ भी लिखवाता हूं उसमें से ही सब कुछ होगा, समझ लीजिएगा। मेरी नोट्स आप बनाओगे, मैं जो लिखता हूं बोर्ड पे उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिखते रहोगे, तो आप जो वो नोट्स बनेगी वो नोट्स में आपके सारे टॉपिक कवर होंगे, एज वेल एज आपके जेईई नीट के रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी सारे कवर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो टेक केयर एंड गुड बाय।